Students, I hope you have gone through the last videos and lecture. Now I am discussing the principle of NMR spectroscopy ahead. लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें हमने बताया था कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी किस प्रिंसिपल पे बेस है। इसमें हमने बताया था कि एक जो प्रोटॉन है वो टीनी पार्टिकल की तरह काम करता है और उसमें जो है हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जो किसका, प्रोटॉन का। ठीक है, उसमें जो है हमारा जो प्रोटॉन है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण क्या होगा, वो जो प्रोटॉन है वो क्या करेगा, टीनी मैग्नेटिक बार की तरह बिहेव करेगा। और उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है वो क्या करेगा, उसके जो हमारा टीनी बार मैग्नेट प्रोटॉन है उसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंपाइल करेगा। ठीक है, कंपाइल करके या तो वो उसके अलाइन हो जाएगा और या फिर वो उसको अपोज हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों ही केस में हमारे पास क्या होता है, एनर्जी का डिफरेंस आता है। ठीक है, मतलब जो हमारे रैंडम मॉलिक्यूल थे, ये रैंडम मॉलिक्यूल हमने लास्ट सभी के सभी जितने भी रैंडम मॉलिक्यूल होते हैं एक सैम्पल कंपाउंड में, वो सारे क्या करते हैं, वो सारे रैंडम क्या करते हैं, अलाइंग और अपोज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। ठीक है, तो कुछ जो मॉलिक्यूल है वो क्या चले जाएंगे, हायर एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे और जो इसके साथ अपोज हो जाएंगे, और जो अलाइंग हो जाएंगे वो लोअर एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, लोअर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे और इसके साथ क्या करेंगे, जो है इसके लोअर एनर्जी स्टेट में इसके साथ अलाइन करेंगे। ठीक है, तो दो सिचुएशन हमारे पास आ गई, ये जैसे हमारे पास ऊपर इसी डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो अलाइंग और अपोज की सिचुएशन आने के बाद अब हमारे पास क्या होता है कि जो लोअर एनर्जी स्टेट है और जो हायर एनर्जी स्टेट है उसके बीच में एक एनर्जी डिफरेंस आता है, वो एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई कहलाता है। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि जो डेल्टा ई है वो क्या करेगा, वो जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई जो कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, वो क्या करेगा, डेल्टा ई की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे ये जो टेबल फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है इसमें दिखाई दे रहा है। अब जो ये है, ये हमारी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें एक बात और दिमाग में डालनी है जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी, कि जो हमारा प्रोटॉन है वो क्या करता है, स्पिन करता है अपनी। अगर हम सिंपल मैग्नेट की बात कर रहे थे, सिंपल मैग्नेट एक अलाइंग या अपोज हो रही थी। ठीक है, अगर अब मैंने क्या किया, वो जो सिंपल मैग्नेट है वो क्या कर रही है, घूम रही है, अपनी ही एक्सिस पे घूम रही है। अगर उसके पास मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो उसकी जो ये इनके की जो स्पिन है वो डिस्टर्ब हो गई। डिस्टर्ब होने के बाद वो क्या करेगी, डिस्टर्ब होने के बाद वो एक इसके ऊपर घूमती, मतलब वो क्या करेगी, अपनी ही एक्सिस में एक लार्ज सर्कल में घूमने लग जाएगी। जैसे हमारा मूविंग स्पिन है वो घूमने लग जाता है, जिसे हमने कहा था कि दैट इज़ कॉल्ड एज प्रिसेशन। ठीक है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है और एक मेन एक्सिस होती है जिसके ऊपर वो रोटेट कर रहा होता है। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन जाता है और ये एंगल जो है वो प्रिसेशन की फ्रिक्वेंसी को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि ये जो फ्रिक्वेंसी है जो वो किस बात पे डिपेंड करेगी, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि हमारी जो स्ट्रेंथ कितनी हमने अप्लाई की है। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा जो है वो क्या हो जाएगी, उसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, और उतनी ही आसानी से मॉलिक्यूल लोअर या हायर एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो ये था कि अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है कि जब हमने क्या किया, अप्लाई फील्ड किया, वो क्या करेगा, मैग्नेट के ऊपर एक फोर्स जनरेट करेगा जिसको हमने टॉर्क कहा। ये क्या करता है, ये मैग्नेट को अलाइन करता है विद द फील्ड के साथ अलाइन करेगा या अपोजिट करेगा, कुछ ना कुछ इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, वो प्रिसेशन करने लग जाएगा। प्रिसेशन करने के बाद एक फ्रिक्वेंसी आएगी, जिस फ्रिक्वेंसी के साथ, जिस स्पीड के साथ क्या कर रहा है, वो मूविंग पार्टिकल या हमारा टीनी मैग्नेट या हमारा प्रोटॉन है वो क्या कर रहा है, प्रिसेशन कर रहा है। तो वो फ्रिक्वेंसी प्रिसेशन फ्रिक्वेंसी और लार्मर फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, जितना ज़्यादा मैंने फील्ड अप्लाई किया उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। इसके बाद
नेक्स्ट में अब हमने बात की थी कि रेडियो वेव्स क्या काम करती है। ये क्या करती है, ये जो हमारा प्रिसेशन न्यूक्लियाई है उसको फ्लिप करने का काम करती है। ठीक है, फ्लिप करने का काम करने का मतलब है जो हमारा प्रिसेशन न्यूक्लियाई है वो क्या करेगा, वो एक पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और अपनी जो जो लोअर एनर्जी स्टेट है उसको हायर एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट करेगा। इस प्रोसेस को फ्लिपिंग कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हमने रेडियो वेव डाली, प्रिसेशन जो भी हमारा न्यूक्लियाई था जो कि गोल गोल घूम रहा था, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो जितनी एनर्जी को रेडियो वेव्स की एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा, उससे हम कहेंगे कि इस फ्रिक्वेंसी की रेडियो वेव्स एनर्जी पर ये इसने क्या किया, रेजोनेंस एस्टैब्लिश कर लिया। किसके साथ, मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, अपनी एनर्जी को चेंज करके। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस आ रही है किसके बीच में, एनर्जी रेडियो वेव्स के बीच में और न्यूक्लियाई के बीच में। और किसकी वजह से आ रही है, वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ड्यू टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियाई द न्यूक्लियस रेजोनेट विद द रेडियो फ्रिक्वेंसी दैट इज़ कॉल्ड एज NMR। न्यूक्लियस का रेजोनेंस शो करना ड्यू टू इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी भी, हमने कितनी एनर्जी उसके ऊपर डाली है, कितनी जो है डेल्टा ई है, कितनी एनर्जी है उसके बीच में। ठीक है, दोनों के बीच में। तो हमने क्या किया, डेल्टा ई निकालना है, वो होता है एच म्यू। और वो जो एच न्यू है, एच न्यू वो क्या है, एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू जो है जिस फ्रिक्वेंसी की रेडियो वेव्स आ रही हैं। ठीक है, वो अब कितनी एब्जॉर्ब करेंगे, वो होता है गामा H/2π.H0। कितना मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। सेकेंडली उसका प्लैंक्स कांस्टेंट, और H2π जो है ये हमारा कांस्टेंट हो गया। और दूसरा जो फैक्टर है जिसके ऊपर ये एनर्जी का डिफरेंस डिपेंड कर रहा है वो है गामा। और ये गामा क्या है, दैट इज़ अ गायरोमैग्नेटिक रेशो। ठीक है, ये जो है इन दोनों पे हमारा एक तो अप्लाइड फील्ड और एक गायरोमैग्नेटिक रेशो पर डेल्टा ई, डिफरेंस बिटवीन द लोअर एनर्जी स्टेट एंड हायर एनर्जी स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल, वो डिपेंड करेगी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, हमें ये पता है कि जो हमारा गायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट है वो एक पर्टिकुलर एटम के लिए या पर्टिकुलर प्रोटॉन के लिए अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, मतलब ये रेशो है किसकी, मैग्नेटिक मोमेंट की और एंगुलर मोमेंट की। जैसे मान लो हाइड्रोजन का ले रही हूँ मैं, हाइड्रोजन की मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन की एंगुलर मोमेंटम कितनी है। इन दोनों का रेशो जो है हमेशा एक प्रोटॉन के लिए 26750, ठीक है, 26,750 इतना होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने ये देखा कि अगर हम एक पर्टिकुलर अप्लाई फील्ड करें और उसके ऊपर क्या करें, पर्टिकुलर रेडियो फ्रिक्वेंसी डालें, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, स्पेशल कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। और ये कंडीशन क्या करेगी, एक स्पेशल मतलब एक तरह के प्रोटॉन को क्या करेगी, फ्लिप करेगी, और इस वजह से क्या है, हमारा NMR सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो है एक तो H नोट कितना है और रेडियो फ्रिक्वेंसी कितनी है, दैट इज़ अ कंडीशन फॉर फ्लिपिंग अ प्रोटॉन स्पिन स्टेट इन अ मॉलिक्यूल। और ये जो है हर एक मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होती है। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए H नोट 1.41 टेस्ला और RF 60 मेगाहर्ट्ज़ ले रही हूँ, तो कार्बन, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इन सब के लिए वो अलग अलग होगी। ठीक है, सेपरेट इंस्ट्रूमेंट जो है यूज़ करते हैं। मतलब अगर मुझे कार्बन 13 NMR देखना है तो मैं अलग इंस्ट्रूमेंट लूँगी। अगर मैं फॉस्फोरस 31 वाला फॉस्फोरस के कंपाउंड का NMR लेना है तो उसके प्रोटॉन के लिए अलग अलग टाइप का जो है हमारे पास क्या होगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होगा। हाइड्रोजन के लिए अलग तरह का होगा। आजकल क्या हो गया है, एक कंबाइन इंस्ट्रूमेंट बन गया है, कंबाइन फोटोमीटर बन गया है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, फ्रंटियर ट्रांसफॉर्म इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, FT जो है ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। ये जो है डिफरेंट न्यूक्लियाई को क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है। ठीक है, उनको सबका स्पेक्ट्रा एक साथ ले सकता है। ठीक है, अब हमें ये बात पता चल गई कि रेडियो वेव्स का इफ़ेक्ट क्या है। रेडियो वेव्स का इफ़ेक्ट ये है कि रेडियो वेव्स हमें हेल्प करती है टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जो प्रोटॉन उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कोई उसको मान लो 100 हर्ट्ज़ में एब्जॉर्ब करता है, कोई 200 करता है, कोई 250 करता है, तो वो बताएगा हमें अलग अलग तरह का जो है उसका नेचर कैसा है, प्रोटॉन का नेचर कैसा है, किस एनवायरनमेंट से हमने प्रोटॉन को उठाया है। ठीक है,
तो ये वाली कंडीशन जो है हमें कहाँ से पता चलेगी, जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेंगे, जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेंगे वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जितनी एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की, दैट मीन्स उसका नेचर ऐसा है। अगर उसका नेचर पता चल गया तो उसका एरिया एंड ऑल दैट, मतलब जो उसका स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये कंडीशन देख ली कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो 60 मेगाहर्ट्ज़ है। और आपने ये भी देखा कि अब सबसे इनिशियली फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था कि डेल्टा ई जो है वो 2.39 इंटू 10⁻⁵ किलो जूल पर मोल होता है। किसके लिए? प्रोटॉन्स को फ्लिप करने के लिए। जो हमारी प्रोटॉन्स की लोअर स्टेट और हायर स्टेट में एनर्जी का डिफरेंस है, वो एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है, डेल्टा ही बहुत कम होता है अगर मैं रेडियो फ्रिक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज़ लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने उस रूम टेम्परेचर पे ही मॉलिक्यूल को रखा तो दैट विल बी एबल टू पॉपुलेट बोथ द स्टेट्स। मतलब उसमें क्या हो जाएगा, हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है, रेडियो वेव्स जो है वो डाल दी, तो डेल्टा ई बहुत कम था। रूम टेम्परेचर में थर्मल एनर्जी जो होती है वही सफिशिएंट होती है कुछ मॉलिक्यूल्स को क्या करने के लिए, लोअर स्टेट में डालने के लिए, और कुछ मॉलिक्यूल को हायर स्टेट में डालने के लिए। नॉर्मली तो सब लोअर में होते हैं, लोअर से हायर में चले जाएंगे वो रूम टेम्परेचर पे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें डेल्टा ई कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, डेल्टा ई हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो एनर्जी डिफरेंस है टू स्टेट्स का, वो हमने अगर कैलकुलेट कर दिया तो उसके लिए, उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने मॉलिक्यूल लोअर स्टेट में और कितने हायर में है। मतलब कितने जो है उनका चांसेस है लोअर से हायर, कौन सी स्टेट में जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल वो ज़्यादा हैं और कौन सी स्टेट में कम है, और तो कहाँ से कहाँ पर फ्लिपिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, यहाँ से हमें पता चल गया कि जो मॉलिक्यूल है वो दो स्टेट्स में होंगे, लोअर और हायर में, और किस में ज़्यादा होंगे किस में कम, वो हम बोल्ट्जमैन रेशो ऑफ न्यूक्लियाई स्पिन इन लोअर एंड अपर स्टेट, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बोल्ट्जमैन रेशो क्या होती है? इट इज़ अ रेशो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स और प्रोटॉन्स इन अपर स्टेट एंड लोअर स्टेट। इन दोनों का रेशो जो है वो क्या होता है, ई एन अपर अपॉन एन लोअर इज इक्वल टू ई माइनस डेल्टा ई के टी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये बता सकते हैं लोअर और अपर केस में कितने कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, किसके लिए, फ्लिप करने के लिए। ठीक है, मतलब अगर लोअर में है, पहले मान लो मेरे पास एक कंपाउंड मैंने लिया बहुत थोड़ा सा, उसमें क्या हुआ, वो जो कंपाउंड लिया मैंने वो क्या कर रहा है, वो अराउंड मॉलिक्यूल्स को सबको लोअर में रख रहा है, उसमें 2 बिलियन मैं मान के चलती हूँ कंपाउंड है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जब मैंने उसमें थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे ही उसको छोड़ा थोड़ी देर के लिए, तो कुछ मॉलिक्यूल जो है लोअर से एक्साइटेड में उसमें हायर में चले जाएंगे। तो 10 लाख टोटल 20 लाख थे, 2 बिलियन मैं कह रही हूँ, तो अराउंड 2 बिलियन। ठीक है, तो 10 लाख मेरे पास क्या है, वो अपर स्टेट में है, और 10 लाख 9 मेरे पास लोअर स्टेट में है। अभी 10 लाख लोअर में है, 10 लाख अपर में है, वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ 9 मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा है ना, वो 9 मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेंगे, उसे लोअर से हायर में शिफ्ट करेंगे। मतलब सिर्फ 9 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी फ्लिपिंग होनी की वजह से चेंज आएगा, जिनकी फ्लिपिंग होने की वजह से चेंज आएगा। ठीक है, तो ये 9 मॉलिक्यूल जो है इनके ऊपर हमें कंसंट्रेट करना है। तो हमने ये 9 मॉलिक्यूल हैं ये क्या करेंगे, फ्लिपिंग करेंगे। तो फ्लिपिंग करने से क्या हो जाएगा, फ्लिप करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन आएगा, और एब्जॉर्प्शन आ गया तो वहाँ से हमें NMR का सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, NMR का सिग्नल जो है ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, टोटल पॉपुलेशन जो भी थी उसमें जितने भी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल थे, ये 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, जो ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियाई होंगे, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल में से, ठीक है, आप अगर मान लो मैं इसको 20 लाख ना लेकर सिर्फ 1000 कह रही हूँ, तो मैं ये मान रही हूँ कि एक 1000 जो मेरे पास मॉलिक्यूल हैं उनमें से 509 तो एक में है। ठीक है, मतलब लोअर स्टेट में है, और कितने बच गए, 442, बाकी जितने बचे वो ऊपर वाली स्टेट में है। तो उसमें क्या हो जाएगा, जो न्यूट्रल वाले कंपाउंड है ना, जो इक्वल है, ठीक है, मतलब
जो इक्वल नंबर वाले हैं, मान लो मैं कह रही हूँ कि 505 नीचे हैं और 495 ऊपर है, तो 495 से 495 तो कट गया, वो तो लोअर वाले हायर वाले के साथ कट जाएंगे। सिर्फ थोड़े से मॉलिक्यूल बचेंगे, अराउंड 10 मॉलिक्यूल बचेंगे जो फ्लिप कर सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेंगे, वो ऑल ओवर क्या करते हैं, एक्सेस पॉपुलेशन कहलाते हैं। और अगर मेरे पास दोनों में इक्वल है, दोनों में 500 हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कोई नेट सिग्नल हमें नहीं मिलेगा। ऐसी सिचुएशन को सैचुरेशन कहा जाता है। व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ NMR स्पेक्ट्रोमीटर डेल्टा ई अगर इंक्रीज़ कर दी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन को क्या करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए। अगर जब मान लो मेरे पास क्या है, डेल्टा ई मतलब डिफरेंस इन द टू एनर्जी, अगर वो ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर वो एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन जो है वो मतलब एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, ज़्यादा फ्लिपिंग भी ज़्यादा होगी। फिर अगर मॉलिक्यूल जंप करने वाले ज़्यादा हैं तो फ्लिपिंग ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वो जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा एनर्जी रेजोनेंस के लिए ज़्यादा रेडियो फ्रिक्वेंसी चाहिए, और ज़्यादा रेडियो फ्रिक्वेंसी चाहिए तो क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो जो है बढ़ जाएगी, ठीक है, और NMR सिग्नल बहुत अच्छा आएगा। तो 60 मेगाहर्ट्ज़ पे हमने देखा था कि 9 जो है एक्सेस न्यूक्लियाई है। 100 मेगाहर्ट्ज़ में अगर कर देती हूँ रेडियो फ्रिक्वेंसी को, ठीक है, तो वो कितना होगा, 16 हो जाएगा। 200 में 32, 300 मेगाहर्ट्ज़ करने पर 48 और 600 मेगाहर्ट्ज़ करने पर 46 न्यूक्लियाई जो हैं वो क्या कर रहे हैं, 96 न्यूक्लियाई जो हैं वो क्या है, एक्सेस पॉपुलेशन में आ रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि ज़्यादा फ्लिपिंग होगी, ज़्यादा सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगी और बहुत अच्छे से सिग्नल आएगा, ठीक है। आई होप यू गेट ऑल द पॉइंट। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेक्स्ट मी और लीव द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।